स्टूडेंट्स, बेटा जो अभी हमने पहली वीडियो डाली है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में रुक गई थी। तो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के कारणों में हमने एक तो पढ़ा था शहरी एवं घरेलू अपशिष्ट, दूसरा पढ़ा था औद्योगिक अपशिष्ट जो उद्योगों से निकलते हैं, तीसरा पढ़ा था बेटा हमने जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट। ठीक है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के अलावा बेटा वायु प्रदूषण के जो कारण होते हैं वाहनों से भी हो सकता है मृदा प्रदूषण, क्योंकि जब वाहनों में जनरली जो वाहनों से प्रदूषण होता है बेटा वायु प्रदूषण होता है, परंतु कुछ हद तक ये बेटा मृदा को भी प्रदूषित कर सकते हैं। जैसे कि मृदा प्रदूषण जो वाहन होते हैं, वाहनों में जब ईंधन का दहन होता है तो ईंधन के दहन होने से कुछ बाहरी पदार्थ भी निकलते हैं जो बेटा पृथ्वी की सतह पर कैसे जाते हैं, जम जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है बेटा मृदा प्रदूषण भी होता है। यह छूट गया था। उसके पश्चात यदि हम बात करें बेटा तो लास्ट जो हमारा इसमें आता है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। तो मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं बेटा, जनरली दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक तो बेटा इसके प्रभाव होते हैं वनस्पतियों पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण का एक तो किस पर प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पर, और दूसरा पड़ता है बेटा मानव स्वास्थ्य पर। दूसरा किस पर पड़ता है बेटा, मानव स्वास्थ्य पर। ठीक है, वनस्पतियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मृदा प्रदूषण होता है बेटा मृदा की गुणवत्ता को क्या कर देता है, कम कर देता है, या घटा देता है, या नष्ट कर देता है। तो बेटा जब मृदा प्रदूषण होगा तो मृदा प्रदूषण के कारण मृदा की क्या हो जाएगी, गुणवत्ता कम हो जाएगी। मृदा की गुणवत्ता कम हो जाएगी, अर्थात मृदा में उपस्थित जो खनिज पदार्थ हैं वे खनिज पदार्थ कैसे हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। इसके अलावा मृदा की जो प्रकृति है अम्लीयता क्षारीयता में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मृदा के पीएच में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण बेटा वह जो है वनस्पतियों के लिए कैसी नहीं हो पाती है, उपयोगी नहीं होती है। अर्थात वनस्पतियों पर प्रभाव देखा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रदूषित मृदा जो होती है कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं रह पाती है। तो इस तरह से मृदा प्रदूषण का वनस्पतियों पर प्रभाव देखा जाता है। दूसरा है बेटा मानव स्वास्थ्य पर। तो मानव स्वास्थ्य पर भी मृदा प्रदूषण जो होता है गहरा प्रभाव डालता है। जैसे देखें कि मृदा प्रदूषण हमने देखा था कि औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में चमड़े से क्या निकलता है, एक क्रोमियम पदार्थ निकलता है बेटा। क्या निकलता है, एक क्रोमियम पदार्थ निकलता है। यह क्रोमियम जो होता है बेटा कार्सिनोजन होता है। क्रोमियम कैसा होता है बेटा, कार्सिनोजन होता है। कार्सिनोजन कैसा होता है बेटा, ये कार्सिनोजन होता है। कार्सिनोजन होने के कारण बेटा ये किसका कारण बन सकता है, कैंसर का कारण बनता है। इसके अलावा बेटा बेंजीन हो जाए उपस्थित मृदा में, यदि बेंजीन उपस्थित होता है तो बेटा ये किसका कारण बनता है, रक्त कैंसर का कारण बनता है। किसका कारण बनता है बेटा, ये रक्त कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, इस तरह से यदि बेटा मरकरी वगैरह अधिक हो जाए, मरकरी एवं साइक्लोडाइन, मरकरी एवं साइक्लोडाइन ये यदि मृदा में उपस्थित हो जाए बेटा तो इनकी उपस्थिति से बेटा वृक्क कैंसर, इसके अलावा वृक्क नष्ट हो सकते हैं बेटा। ठीक है, इत्यादि इस तरह से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा मृदा प्रदूषण से है ना सिर दर्द, चिड़चिड़ापन आदि देखे जा सकते हैं। इसके द्वारा बेटा हमारा तंत्रिका तंत्र भी कैसा होता है, मृदा प्रदूषण से हमारा तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मृदा प्रदूषण जो होता है मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मृदा प्रदूषण कंप्लीट हो जाता है। यदि इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है
वो आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है देखिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन देखिए क्या होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है कि जो घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट होता है, जो घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट होता है, घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट, घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट बेटा वो किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है बेटा। किस रूप में होता है, ठोस रूप में। इसी को बेटा हम क्या कह सकते हैं, म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल अपशिष्ट भी कह सकते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं बेटा, म्यूनिसिपल अपशिष्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि नगर निगम अपशिष्ट। इसको हम बेटा क्या कह सकते हैं, नगर निगम अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट भी कह सकते हैं बेटा। जो घरों से और शहरों से जो ठोस रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसी को हमने क्या बोल दिया है, म्यूनिसिपल अपशिष्ट या नगर निगम अपशिष्ट या नगर पालिका अपशिष्ट कहते हैं। इसका बेटा उचित प्रबंधन किया जाना, इसका बेटा उचित प्रबंधन करना, उचित प्रबंधन करना क्या कहलाता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। जो घरेलू एवं शहरों से जो ठोस के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका उचित प्रबंधन करना क्या कहलाता है बेटा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। इसी को बेटा हम म्यूनिसिपल, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि म्यूनिसिपल अपशिष्ट प्रबंधन भी कहते हैं, मैनेजमेंट। इसको बेटा म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब बेटा जो ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता है ना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कुछ चरण सम्मिलित होते हैं, यानी कि इसका जो प्रबंधन होता है कुछ स्टेप्स में किया जा सकता है। तो इसके अपशिष्ट में पहला स्टेप आता है प्रभावी संचय एवं परिवहन। पहला स्टेप कौन सा आता है बेटा, प्रभावी संचय एवं परिवहन, प्रभावी संचय एवं परिवहन। तो बेटा ये क्या होता है, प्रभावी संचय एवं परिवहन। इसका मतलब होता है बेटा कि जो घरों से और शहरों से जो ठोस अपशिष्ट निकल रहा है बेटा, उस सबसे पहले उस ठोस अपशिष्ट को किसी एक निश्चित स्थान पर क्या किया जाता है बेटा, इकट्ठा किया जाता है। निश्चित स्थान पर क्या किया जाता है बेटा, इकट्ठा करना। निश्चित स्थान पर इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक है। प्रभावी संचय का मतलब कि किसी जगह संचय करना, उसको शहरों से और घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उसको किसी निश्चित स्थान पर क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है, जिसको प्रभावी संचय कहते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, प्रभावी संचय। और उसके पश्चात उसका निस्तारण करने के लिए क्या करना होता है, परिवहन करना होता है। परिवहन का मतलब ले जाया जाता है। तो इस तरह से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पहला स्टेप कौन सा होता है, प्रभावी संचय एवं परिवहन। प्रभावी एवं संचय परिवहन में क्या कर दिया हमने, सबसे पहले कचरे को इकट्ठा किया किसी स्थान पर, है ना, ऐसे जगह जहां पे किसी तरह से मानव प्रभावित ना हो, उस स्थान पर इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के पश्चात उसको परिवहन किया जाता है, ले जाया जाता है दूसरी जगह पे, ठीक है। दूसरा जो स्टेप आता है बेटा, दूसरा स्टेप कौन सा आता है, वर्गीकरण का। दूसरा स्टेप कौन सा आता है बेटा, वर्गीकरण। तो बेटा जो हमने ठोस अपशिष्ट पहले स्टेप में इकट्ठा किया है, उस इकट्ठे किए हुए अपशिष्ट का हम क्या कर सकते हैं कि जो नगर पालिका या नगर निगम होती है उनकी क्या होती है बेटा, एक नियमावली होती है। क्या होती है बेटा, एक नियमावली होती है या पत्रावली होती है। उसमें नियम होते हैं कि किस तरह से ठोस को जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है उनका वर्गीकरण किया जाए। मतलब इसमें कई श्रेणियां बना सकते हैं। एक तो बेटा होता है वर्मी कंपोस्ट युक्त, एक तो कौन सी श्रेणी हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट युक्त। दूसरी हो सकती है बेटा घातक प्रदूषक,
तीसरी हो सकती है बेटा तरल प्रदूषक, ठीक है। चौथी हो सकती है बेटा ठोस अपशिष्ट। इस तरह से मतलब नियम ऑफ इंग्लिश के अनुसार इनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है। अर्थात जो इसमें सपोज कीजिए ये कोई बॉक्स है जिसके अंदर हम किसको इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें बेटा इस तरह से ब्लॉक बना लिए जाएंगे जिनमें क्या करना है हमें, जैसे जो वर्मी कंपोस्ट युक्त है उसको इसमें डालना है, मतलब उसको हम रिसाइकिल कर सकते जो है। एक इसके अलावा एक पांचवा हो सकता है बेटा इसमें वर्गीकरण पुनः चक्रण योग्य। एक क्या हो सकता है बेटा पुनः चक्रण योग्य, ठीक है। मतलब ऐसा प्रदूषक जो कि किसके लिए काम में लिया जा सकता है, वर्मी कंपोस्ट में। वर्मी कंपोस्ट होता है बेटा एक खाद, यानी कि ऐसा अपशिष्ट जिसकी हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, उसको एक ब्लॉक में डाल देते हैं। इस तरह से वर्गीकरण करना किसका काम होता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का है। दूसरा घातक प्रदूषक जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है, अलग ब्लॉक में रखा जाता है जिससे आपस में मिले नहीं। इसी तरह से तरल प्रदूषकों को अलग ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको एक अलग ब्लॉक में रखा जाता है, और पुनः चक्रण योग्य जो अपशिष्ट होते हैं उनको एक अलग ब्लॉक में रखा जाता है। पुनः चक्रण योग्य का मतलब रिसाइकल करने योग्य, क्या होना, रिसाइकल कर सकते हैं जिनको, उनको अलग अलग ब्लॉक्स में विभक्त कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में विभक्त करना वर्गीकरण कहलाता है, जो किसका काम है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण के बाद आता है तीसरा होता है पुनः चक्रण। तीसरा क्या होता है, पुनः चक्रण, यानी कि जैसे अपशिष्ट पदार्थ जो कि क्या कर सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उनको बेटा इस तरह से अलग कर देना, है ना। इसी तरह से बेटा चौथा स्टेप आता है जलाना। चौथा स्टेप क्या आता है, जलाना। जलाने के अंतर्गत मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसे अपशिष्ट जो अत्यधिक खतरनाक होते हैं मृदा के लिए, उनको किस तरह से नष्ट किया जाता है बेटा, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, जला करके किया जाता है। और यह जलाना जो होता है एक उचित प्रकार की भट्टी यानी विशिष्ट भट्टी के अंदर विशिष्ट भट्टी के अंदर की जाती है यह क्रिया, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रदूषक जो होते हैं अत्यधिक घातक एवं खतरनाक होते हैं, उनको विशिष्ट विधि का उपयोग करके बेटा विशिष्ट भट्टी के अंदर क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो इस तरह से ठोस अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जा सकता है बेटा, प्रबंधन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारा जो अगला टॉपिक होगा बेटा बहुत ही रोचक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है बेटा स्वपोषित प्रबंधन, यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि स्वपोषित प्रबंधन एवं विकास, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कल पढ़ाएंगे, और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। थैंक यू।